हम इंडिया और यूएस की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग देखने के जा रहे दोनों के बीच में हुआ था। ये 5वां एडिशन था। दोनों कंट्रीज़ ने हाईलाइट किया प्रोग्रेस इन वेरियस एरियाज, जैसे कि बायलैटरली कोऑपरेट करेंगे, डिफेंस में करना है, सेमीकंडक्टर में करना है, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्पेस, हेल्थ में। ये 2+2 जो मीटिंग है वो एनुअली हो रही है 2018 से। अगर हम यूएसए देखें, यूएसए का मैप दिखा रहे हैं तो सबसे पहले आपका अलास्का, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। ऊपर आपका क्या है, इधर आपका पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन, फिर गल्फ ऑफ मेक्सिको है, कैरिबियन सी है, सेंट्रल अमेरिका। तो बेसिकली ये सब चीज़ें तो पता ही है। ये 2+2 मीटिंग हुई थी जिसमें जो है दो हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि फॉरेन हो गया और डिफेंस हो गया, दोनों कंट्रीज़ के आते हैं और इनहेंस द स्कोप ऑफ डायलॉग बिटवीन देम। इस तरह के मैनेजमेंट से पार्टनर जो है एक दूसरे को बेटरली अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और अपने एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स को समझते हैं। सेंसिटिविटी मेंटेन रहती है। लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे दोनों के फैक्टर में क्या है, दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंटीग्रेटेड और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनी रहती है। और तुमको पता है कि इस वक्त ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप दैट इज़ इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया और यूएस जो है इंडिया का सबसे पुराना और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 पार्टनर है। इंडिया जो है तो 2+2 मीटिंग बहुत सारे लोगों के साथ करता है, जैसे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, जापान के साथ हो गया, यूके, रसिया एंड यूएस। तो आप यूके, यूएस, रशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हाईलाइट की देखो। दोनों नेशन जो है वो कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे को को डेवलप करेंगे, को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बेसिकली सब लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं जैसे कि साथ में डेवलप करें, साथ में प्रोड्यूस करें डिफेंस सिस्टम, जिससे दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी डीपर पार्टनरशिप हो जाए इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया और यूएस जो है अभी नेगोशिएट कर रहे हैं डील्स फॉर द परचेज। कौन सी चीज़ परचेज कर रहे हैं? MQ-9B। क्या परचेज कर रहे हैं? MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड द लाइसेंस मैन्युफैक्चर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक F414 जेट इंजन। दोनों चीज़ याद रखो, F414 जेट इंजन और MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये जो डील्स है अलाइन विद इंडियाज गोल ऑफ इन्हांसिंग इज डिफेंस कैपेबिलिटी। इंडिया अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। द मिनिस्टर्स लुक फॉरवर्ड टू द फाइनलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई सोसा। सोसा क्या होता है? जो भी आप एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं क्या वो सिक्योर है? अ की प्रायोरिटी इन द रोड मैप विच विल फर्दर इंडिकेट द डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ बोथ कंट्रीज वाइल स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस। मतलब आप दूसरे को जो चीज़ सप्लाई कर रहे हो वो सिक्योरली सप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से सप्लाई चेन रेजिलियंट है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल एंड फ्यूचर प्लान, बोथ साइड जो है डिस्कस किया है कि कैसे इन्फेंट्री जो होते हैं जो पैदल लड़ाई करते हैं, जो हमारे सेना वगैरह के होते हैं वो, तो उनके लिए कॉम्बैट व्हीकल्स होने चाहिए, पर्टिकुलरली जो स्ट्राइकर्स होते हैं। एज पार्ट ऑफ अ डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन रोड मैप, कोऑपरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट सिस्टम में इसको प्रॉपरली फॉर्मलाइज करेंगे एक बार इंडिया का मिलिट्री नीड जो है वो फाइनलाइज हो जाए। एक कॉन्क्रीट प्रोटेक्शन प्लान बनाएंगे, दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे थ्रू को प्रोड्यूस एंड क्या था एक वर्ड, को डेवलप। ठीक है, एक कॉन्क्रीट प्रोडक्शन प्लान इज एस्टैब्लिश थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस इंडस्ट्री मिलिट्री टर्म। एडवांसमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, बोथ साइड ने रिव्यू किया है द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया और यूएस का डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, ध्यान से करना, इंडिया और यूएस किसका डिफेंस में, किसमें, इंडस्ट्री में, इकोसिस्टम। इसका नाम रखा है इंडस एक्स। 2023 जून 2023 में लॉन्च हुआ था। ये एक्सपैंड करेगा स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। कौन सी कैसी टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप कर रहे हैं? जो स्ट्रैटेजिक है। ठीक है, एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। मेंबरशिप इन कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, इंडिया डिसीजन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। ये एक मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट हेडक्वार्टर्ड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहरीन। ये जो है इसमें वो एंट्री लेना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है। इंडिया डिसीजन टू बिकम दिस मूव सिग्निफाइज इंडियाज कमिट। इंडिया कमिट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो पूरे रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है। दोनों नेशन ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस किया। कहाँ पर करना है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस? इंडो पैसिफिक रीजन में। एक्नॉलेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफगार्डिंग वाइटल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन और एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए। ठीक है, स्पेस और सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन, स्पेस एंड सेमी कंडक्टर में भी कोऑपरेशन करना है। इंडिया यूएस का इनिशिएटिव है ICETS, इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में जो जो इनकी वैल्यू चेन्स है इनमें कोलैबोरेट कर सकते हैं, कॉमर्शियल टर्म में भी और डिफेंस सेक्टर में भी। दे कॉल्ड ऑन द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एकेडमिक रिसर्च, सबसे कहा है कि भाई अपने अपनी गवर्नमेंट से, अपने अकेडमी से, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, कि भाई आप प्रोएक्टिवली ऐसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन टेक्नोलॉजीज़ में डेवलप करो। कैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गई? क्वांटम हो गया, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, तो जिससे कि ग्लोबली इनोवेशन हो और जो भी इनोवेशन हो रहा है सारी इकोनॉमी को उससे बेनिफिट हो। दिस वेलकम द अर्ली मीटिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। डिस्कशन ऑन चाइनीज एग्रेशन, दोनों साइड ने डिस्कस किया। भाई चाइनीज ने हमारी ऐसे की तैसी लगा रखी है। यूएस emphasized that the bilateral relationship extend beyond addressing the challenge posed by चाइना। इंडिया कनाडा रो, तो ऑनगोइंग जो रो चल रहा है इंडिया और कनाडा, रो मतलब एक तरह की टफ फाइट चल रही है किसके बीच में, इंडिया कनाडा में, particularly concerning security concerns related to खालिस्तान सेपरेटिस्ट बेस्ड इन द यूएस एंड कनाडा। ठीक है, अब ये खालिस्तान बेसिकली कहाँ पे बसे हुए हैं, यूएस और कनाडा में। इनके बीच में क्या चल रहा है, वो क्या होता है, सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। तो इंडिया कम्युनिकेटेड इज पोजीशन ऑन कोर सिक्योरिटी कंसर्न। भाई हम अपनी, इंडिया ने बोला है उन लोगों से, अपने पार्टनर से, कि भाई हम सिक्योरिटी इज़ अ बिग कंसर्न फॉर अस, और आपके यहाँ पे इन लोगों को श्रेय मिल रही है, तो यू हैव टू डू समथिंग। इसराइली और हमास वार के बारे में भी इन लोगों ने बात करी कि इसराइली और हमास का क्या करना है भाई। टू स्टेट सोल्यूशन की एक थ्योरी है कि भाई दो स्टेट बना दो, इसराइल का भी और पैलेस्टीन का भी। टू कंट्रीज ऑब्वियसली डिमार्केटेड एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एंड द अर्ली रीजन ऑफ डायलॉग। Humanitarian assistance has been provided, emphasizing adherence to international humanitarian law and the contempt of civilian casualty। भाई सिविलियन भी मार रहा है, तो ये तो कंडम करने वाली बात है। आपस में लड़ाई, आप आपस में पीसफुली बैठ के टू स्टेट सोल्यूशन देख लो। हाउ हैव बीन इंडियाज रिलेशन विद यूएस, ये यूएस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो दोनों के बीच में शेयर्ड वैल्यूज है, जैसे कि कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, दोनों एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो दोनों उसमें अपहोल्डिंग रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जो भी इंटरनेशनली सिस्टम है वो रूल पे बेस्ड हो। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग सब लोग काम करें। बोथ हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग की ग्लोबली सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, सबकी इकोनॉमी प्रॉस्पर करे। अभी सब कैसे होगा, प्रॉपर ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एसएससी होता है वैसे एसएससी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, किसकी वजह से, टिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक। यूएस हैज इमर्ज एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23, तो सबको पता होने का उनका ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 7.65% बढ़ गया है। पहले 128.55 था 2022-23 में, अभी पहले 119.5 था, अब कितना हो गया 128। तो एक्सपोर्ट टू द यूएस जो है, हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा दिए 2.81% से, अभी कितना एक्सपोर्ट करते हैं 78.31 बिलियन। और इम्पोर्ट भी बढ़ा है 60% से, हम इम्पोर्ट कितना करते हैं 50.24 बिलियन। तो बड़ी ट्रेड डेफिसिट है हमारे बीच में। इंडिया और यूएस जो है कोऑपरेट करता है बहुत सारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में, G20 में, एशियान में, रीजनल फोरम्स है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस ने इंडिया को वेलकम किया कि आप यूएनएससी, वो चाहता है कि आप कर लो। और ठीक है, एज अ इंडिया जो है, एज अ यूएस वेलकम इंडिया ज्वाइनिंग द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कब 2021 में, कितने टर्म के लिए, 2 ईयर के लिए। एंड सपोर्ट अ यूनिफॉर्म रिफॉर्म यूएनएससी दैट इंक्लूड इंडिया को परमानेंट मेंबर के बनाने के लिए भी तैयार है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया कन्वीन एज द क्वाड टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये क्वाड की मेन लाइन है कि इंडो पैसिफिक कैसी हो, फ्री और ओपन, और एक टेंजिबल बेनिफिट्स इस रीजन में मिले। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द 12 कंट्रीज जो पार्टनर करता है विद द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इंडो पैसिफिक, आईपैफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंडिया मेंबर है किसका, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जहाँ पे यूएस जो है उसका डायलॉग पार्टनर है। 2021 में यूएस ने ज्वाइन किया था आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में। और 2022 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये चीज़ याद रखना। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो गया, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी हो गया, क्वाड हो गया, ये चीज़ याद रखना। डिफेंस, इंडिया हैज़ नाउ साइन ऑल 4 इंटरनेशनल फाउंडेशनल एग्रीमेंट विद यूएस, जैसे कि लेमोआ, लेमोआ कब साइन किया, लॉजिस्टिक एक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2016 में। 2018 में कॉमकासा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एक कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी अरेंजमेंट 2018 में। और बैका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन 2020 में। यूएस क्रिटिसिज्म ऑफ इंडो फॉरेन पॉलिसी, द इंडियन अलाइट हैज लॉन्ग सीन द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, अलायंस रिलेशनशिप हैव बीन एट द हार्ट ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लेके चलता है, लेकिन जो यूएस वाले हैं उनका बस ये है कि भाई हमेशा जो है उनकी ये
पॉलिसी रही है अलायंस रिलेशनशिप। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। किसके लिए? वेस्ट के लिए, स्पेशली यूएस का। आफ्टर जब 9/11 अटैक हुआ तो यूएस ने इंडिया से पूछा, यूएस आस्क्ड इंडिया टू डिस्पैच ट्रूप्स टू अफगानिस्तान। द इंडियन मिलिट्री वोटोड द रिक्वेस्ट, उन्होंने वीटो कर दिया। जब यूएस ने इराक को इन्वेड किया, कब? 2003 में। इवन देन इंडिया एज वेल पीएम विदहेल्ड मिलिट्री सपोर्ट, तो वो दे ही नहीं रहे मिलिट्री सपोर्ट। इवन टुडे इंडिया रिपोज टू टो द अमेरिकन लाइन ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर एंड इज इम्पोर्ट ऑफ चीफ रशियन ऑयल कंटिन्यू टू ब्रेक रिकॉर्ड। जब यूएस चाहता है भाई रशिया वॉर चल रहा है कि रशिया से कुछ मत खरीदो, लेकिन इंडिया खरीद रहा है, मस्त खरीद रहा है, ठीक है। प्रो यूएस वॉइस have often been raised demanding India to get on the right side of history. India's engagement with US adversary, इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है यूएस डिसीजन को टू ब्लॉक। अब बार बार सैंक्शन लगा रहता है ईरान पे यूएस, दिस इज़ नॉट राइट ना। तो इन्होंने कहा है कि भाई ब्लॉक करिए इरानियन एंड वेनेजुएलन ऑयल फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि आप ऐसे कैसे ब्लॉक कर दे रहे हो बार बार। इंडिया एक्टिवली वर्क टू ब्रिंग ईरान इनटू एससीओ। इंडिया चाहता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान भी आए। इंडिया ऑल्सो हेल्ड 18 राउंड ऑफ टॉक्स विद चाइना, जिससे कि बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों के बीच में सॉल्व हो जाए। और बिसाइड रिमेनिंग का की पार्टिसिपेंट चाइना बैंक, देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में AIIB, ठीक है, इसमें चाइना मेंबर है, लेकिन तब भी वो इंडिया कोऑपरेट करता है। वेरियस यूएस ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द tacit support of some congressmen and senators come out with report questioning the present state of democratic discourse, press and religious freedom and condition of minorities in India। तो बार बार जो है यूएस हमें क्रिटिसाइज़ करने की सोचता है कि भाई कि हम अच्छा डेमोक्रेसी नहीं है, कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ की अच्छी कंडीशन नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, प्रेस को फ्रीडम नहीं है, और डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स नहीं हो रहा है। सम ऑफ देम इंक्लूड इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आई थी 2023, उन्होंने हुआ, वहाँ पे भी हमें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। ह्यूमन राइट रिपोर्ट ऑन इंडिया 2021 में आई थी, तो हमें क्रिटिसाइज। जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है हैज़ एक्सहिबिटेड द व्यू इन द यूएस दैट इंडिया इज इंक्रीजली बिकमिंग अ प्रोटेक्शनिस्ट क्लोज मार्केट इकोनॉमी। वो कह रहा है कि भाई ये जो देखो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो आया था वो किसके लिए आया था, कैंपेन जो शुरू किया था वो बेसिकली उस वक्त जो है वर्कर्स के लिए, और इंडिया का इकोनॉमी को थोड़ा सा उस वक्त जो इतनी पैंडेमिक में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी उसको करने के लिए हुआ। लेकिन यूएस को लग रहा है कि ये प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच फॉलो कर रहा है, ठीक है भाई। इफेक्टिव इन जून 2019 यूएस डिसाइडेड टू ड्यूटी फ्री बेनिफिट टू इंडियन एक्सपोर्ट अंडर द जीएसपी प्रोग्राम, ठीक है। इंडिया यूएसए डिसाइडेड टू अच्छा ये क्या होता है जीएसपी, कोई बता सकता है? यूएसए डिसाइडेड टू विड्यू ड्यूटी फ्री बेनिफिट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स अंडर द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम था। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, तो बेसिकली इंडिया उसका पार्ट था। लेकिन अब वो क्या कि नहीं, इंडिया इज़ नो लॉन्गर सच अ डेवलपिंग नेशन, वो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। अब इससे कोई हम लोग बेनिफिट वगैरह ड्यूटी फ्री बेनिफिट नहीं देंगे। इसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर काफ़ी अफेक्ट किया था, प्रॉब्लम में आ गया था, जैसे स्पेशली फार्मा, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव पार्ट। तो बेसिकली क्या है, दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप है बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है। क्यों? अगर पार्टनरशिप अच्छी रहेगी तभी इंडो पैसिफिक जो है वो फ्री रहेगा, ओपन रहेगा, रूल बेस्ड रहेगा। ये जो अनपैरेलल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड है प्रोवाइड इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूएस एंड इंडियन फर्म फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंडिया जो है एक इमर्जिंग लीडिंग प्लेयर बन रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसकी वजह से जो कि इसमें क्या आ रहा है, अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस चीज़ को से यूज़ करना चाहिए टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी टू फर्दर इज वाइटल इंटरेस्ट। कलर ऑफ डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म कोकून, सिल्क जो है ऑफन रेफर टू एज द क्वीन ऑफ फाइबर, सबको कहते हैं, हैज़ बीन वैल्यूड, बहुत अच्छी ब्यूटी है, लग्जरी फॉर एजेस। रिसर्चर्स ने रिवील किया है द जेनेटिक फैक्टर्स बिहाइंड द कोकून कलर एंड एडेप्टेशन ऑफ सिल्क प्रोड्यूसिंग एस्टेट एंड हाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म द सिल्क इंडस्ट्री एंटायरली। बेसिकली क्या होता है, तो कोकून जो होता है सिल्क में, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सिल्क थ्रेड होता है दैट इज स्पेन। कौन बनाता है? सिल्क वॉर्म अपने आसपास अराउंड इट सेल्फ बना लेता है। द सिल्क थ्रेड बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड लस्चर होता है। The cocoon usually has an oval or round shape. The cocoon can be used to make silk fabric by unwinding the thread and weaving it. आप निकाल लो और वीव कर दो। What genetic insight does silk moth domestication uncover? It is produced by the cocoons of the domesticated silk moth Bombyx। अब ये बताओ ये सिल्क मॉथ को बोलते क्या है? बॉम्बिक्स मोरे, विच वॉज डिराइव फ्रॉम द वाइल्ड सिल्क। अभी देखो एक पहले वाइल्ड सिल्क मॉथ था जिसका नाम था बॉम्बिक्स मैंडरीना, और अभी हमारे पास क्या है? डोमेस्टिकेटेड जिसका नाम है बॉम्बिक्स मोरे।
5000 साल पहले चाइना में ये टेक्निक डेवलप हुई थी। वाइल द डोमेस्टिकेटेड सिल्क मॉथ थ्राइव्स वर्ल्ड वाइड, जो एंसेस्ट्रल मॉथ स्टिल है, वो जो एंसेस्ट्रल मॉथ है दैट इज़ वाइल्ड वाला, वो स्टिल कहाँ पे? चाइना, कोरिया, जापान और फार एशिया में। टाइप ऑफ सिल्क की बात करते हैं, एक होता है वाइल्ड सिल्क जिसे कहते हैं नॉन मलबरी सिल्क। वाइल्ड सिल्क बेसिकली होता है मूगा, तसार, एरी सिल्क। ये ऑब्टेन फ्रॉम द मॉथ स्पीसीज नेमली एंथरा असामा, एंथरिया मलेशिया, सामिया सिंथिया रैसनी। इतना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक आइडिया रख लीजिए। दीज मॉथ सर्वाइव रिलेटिवली इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन केयर एंड their caterpillars forage on a wider variety of trees. Non-mulberry silk comprise about 30% of all silk produced in India. तो नॉन मलबरी सिल्क 30% होता है। नॉन मलबरी सिल्क में कौन कहाँ से आता है? जैसे कहते हैं वाइल्ड सिल्क, मुगा, तसार, एरी। दिस सिल्क बहुत ही शॉर्ट होते हैं, कोर्स होते हैं, इनके थ्रेड हार्ड होते हैं कंपेयर टू द लॉन्ग फाइन स्मूथ थ्रेड ऑफ मलबरी सिल्क। ध्यान, दोनों में डिफरेंस समझ लो। हम अभी मलबरी सिल्क के बारे में पढ़ते हुए दोनों का बताते हैं। जो सबसे कॉमन और वाइडली प्रोड्यूस टाइप ऑफ सिल्क है वो 90%, दैट इज जो 90% ग्लोबल सिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है वो मलबरी सिल्क है। ये जो है डोमेस्टिकेटेड मलबरी से आता है जिसका नाम है बॉम्बेक्स मोरे, विच फीड एक्सक्लूसिवली ऑन मलबरी लीव्स। इनकी जो फाइबर होते हैं बहुत लंबा होता है, स्मूथ होता है, लस्टर, दैट कैन बी वोवन और knitted into various fabric with different textures and finishes, suitable for a wide range of applications such as clothing, bedding, curtain, upholstery and accessories. cocoon color, जो ancestor मलबरी मॉथ होता है मेक्स ब्राउन येलो कोकून। ठीक है, जो हमारे एंसेस्ट्रल मलबरी मॉथ होते हैं वो कैसे कोकून बनाते हैं? ब्राउन येलो कलर के आते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जो डोमेस्टिकेटेड एंसेस्टर वाले कौन से होते हैं? पुराने वाले ब्राउन येलो। आज के जो आते हैं कोकून वो बहुत सारे आई कैचिंग पैलेट ऑफ येलो, रेड, गोल्ड, फ्लैश पिंक, पेल ग्रीन, डीप ग्रीन और वाइट, ये सब आता है। द पिगमेंट दैट कलर द सिल्क फॉर्म कोकून आर डिराइव फ्रॉम केमिकल कंपाउंड कॉल्ड कैरोटेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, ठीक, विच आर मेड बाय द मलबरी लीव्स दैट द सिल्कवॉर्म फीड ऑन। सिल्कवॉर्म क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। किसे किसे एब्सॉर्ब करता है? carotenoid and flavonoid and transport them to silk gland, which they are taken up and bound to the silk protein. The amount and type of pigment in the silk gland determine the color and intensity of the silk cell. कितना silk gland है उस which are then extruded by the silkworm to form the cocoon. जो pigments होते हैं that color the cocoon are water soluble, so they gradually fade away. कलर चला जाता है. The colored silk we see in the market are instead produced by using acid dye, जिसकी वजह से उनका कलर इतनी आसानी से नहीं जाता है. Mutation in genes responsible for carotenoid and flavonoid cause differently colored cocoon, providing insight into the molecular basis of silk diversity. What is the status of India's silk industry? India में basically India stands as the world's second largest producer of raw silk after China. In the fiscal year 2020 में जो कंट्री ने कितना सिल्क प्रोड्यूस किया था? 33,739 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ रॉ सिल्क। इंडिया बोस्ट अ डाइवर्स रेंज ऑफ सिल्क टाइप। यहाँ पे मलबरी, तसार, मूंगा, एरी सब है। द वेरिएशन अराइज फ्रॉम द डिस्टिंक्ट फीडिंग हैबिट ऑफ द सिल्क। जो सिल्क इंडस्ट्री है स्टैंड एज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज जानना, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू कंट्रीज इकोनॉमिक लैंडस्केप। ठीक है, लीडिंग स्टेट इन द फिजिकली सबसे ज़्यादा कर्नाटका इमर्ज एज द लीडिंग स्टेट इन सिल्क प्रोडक्शन मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ 32%। उसके बाद आंध्र प्रदेश 25% अलॉन्ग विद स्टेट लाइक असम, बिहार, Gujarat, West Bengal are playing pivotal roles in thriving silk country. The countries export to more than 30 countries in the world, जैसे USA, UAE में जाता है, चाइना, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सब जाता है. द कंट्रीज सेरिकल्चर इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉय कितने पीपल एम्प्लॉय करते हैं? अप्रॉक्स 9.76 मिलियन पीपल इन रूरल एज वेल एज सेमी अर्बन एरिया. द सेरिकल्चर एक्टिविटीज इन इंडिया स्प्रेड अक्रॉस 52,300 विलेज. सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये एक स्टैट्यूटरी इंडिया में क्या है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये स्टैट्यूटरी है, 1948 में बनी थी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है. सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे और एज वेल एज प्रमोशन पे फोकस करती है. किसका? सेरिकल्चर और सिल्क इंडस्ट्री का इन इंडिया थ्रू रिसर्च, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग सपोर्ट सब करती है. एक इनिशिएटिव भी कुछ लिए गए हैं इंडिया में जैसे सिल्क समग्र, और एक है नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम. इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो सेरिकल्चर को रिवाइव करें, ठीक, उसे एक्सपैंड करें और डाइवर्सिफाई करें इन नॉर्थ ईस्ट में. विद स्पेसिफिक फोकस ऑन एरी एंड मूंगा. वहाँ पे स्पेशली किस पे फोकस करें? एरी एंड मूंगा पे. ये बात क्लियर है? तो बेसिकली इसके बाद है मासिव
आधार डेटा ब्रीच हो गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। रिसेंटली एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी थी जिसका नाम था पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन PII ऑफ 815 मिलियन के लिए इंक्लूडिंग आधार नंबर और पासपोर्ट डिटेल्स जो है वो सोल्ड की गई हैं डार्क वेब को। द थ्रेट एक्टर सेलिंग द डेटा क्लेम इट वॉज सोर्स फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR विच हैज बीन सब्जेक्ट टू न्यूमरस साइबर अटैक अटेम्प्ट विद 6000 इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड इन 2005। तो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पे बहुत सारे साइबर अटैक हुए हैं, ठीक है। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब रेफर्स टू द साइट आर नॉट इंडेक्स, ना ही कोई इनका इंडेक्स है, एंड ओनली एक्सेसिबल वाया स्पेशलाइज्ड वेब ब्राउजर। सेकेंडली स्मॉलर देन टाइनी सरफेस वेब, द डार्क वेब इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डीप वेब। तो डार्क वेब किसका पार्ट है? डीप वेब का। क्या इसमें कोई इंडेक्स है? नहीं, इसका कोई इंडेक्स नहीं है। कैसे एक्सेसिबल होती है? कुछ स्पेसिफिक वेब ब्राउजर है। यूजिंग आवर ओशियन एंड आइसबर्ग विजुअल, द डार्क वेब वुड बी द बॉटम टिप ऑफ द सबमर्ज्ड iceberg. Oh my god. The dark web is intentionally hidden and can only be accessed with special software and configuration authorization, making it a realm of the internet that is not easily accessible to the average user. What is personally identifiable information PII and how did the threat actors gain access to these data? PII एक information होती है personally identifiable information that जब आप इसे यूज़ करो अकेले या किसी और रिलेवेंट डेटा के साथ, ये एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। PI में भी डायरेक्ट आइडेंटिफायर्स जैसे पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन चली जाती है। क्वासी आइडेंटिफायर कैन बी कंबाइंड विद अनफिल्ड टू सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज एन इंडिविजुअल। अगर एक्सेस हो गया तो क्या हो गया? थ्रेट एक्टर्स जो है वो इन स्टूडेंट डेटा को सेल करेंगे ऑन डार्क वेब, डिक्लाइन टू स्पेसिफाई हाउ दे ऑब्टेन द डेटा, without which any effort to identify the source of a data leak would be speculative. Lucius, जो second threat actor था, found selling data online, claimed to have access to 1.8 terabyte data leak impacting an unnamed India International Law Enforcement Agency. However, the claim is yet to be authenticated. Data sample observed by researchers contain multiple references to Uday. Uday, what is Uday? Unique Identification Development Authority of India and Aadhaar card as well as voter ID card. It is also possible that threat actor successfully is the third party aggregating these details. अब जो थ्रेट आए हैं वो लीक्ड इन्फॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम लीक। इंडिया बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड रैंक फोर्थ ग्लोबली इन ऑल मालवेयर डिटेक्शन इन द फर्स्ट टॉप ऑफ दोज जाती। इकोनॉमी इतने अच्छे से ग्रो हो रही है लेकिन साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चौथे नंबर पे सारे मालवेयर डिटेक्शन होते हैं इन द फर्स्ट टॉप ऑफ 2000, मतलब चौथे नंबर पे है अकॉर्डिंग टू सर्वे। जो वेस्ट एशिया के वेस्ट पार्ट में जितना भी अनरेस्ट चल रहा है, एन इंक्रीज इन अटैक बाय थ्रेट एक्टर्स कैपिटलाइजिंग ऑन द chaos एक्सपोज पर्सनली आइडेंटिफिएबल डेटा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजिटल, हमारी जो आईडी है वो चुरा रही है। द थ्रेट एक्टर्स लेवरेज स्टोलन आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन टू कमिट ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे क्या होता है बैंकिंग चोरी हो सकती है, टैक्स फ्रॉड हो सकता है, साइबर इनेबल फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है। प्रीवियस इंस्टेंस ऑफ डेटा पे अनदर डेटा लीक जो है वो 2018, 2019, 2022 सब बार रिपोर्ट हो रहा है विद 3 इंस्टेंस ऑफ लार्ज स्केल डेटा लीक्स भी रिपोर्टेड इंक्लूडिंग वन इन विच फार्मर्स के जितने भी डेटा हैं स्टोर ऑन द PM किसान वेबसाइट वॉज मेड अवेलेबल ऑन द डार्क वेब। अब की बार किसका किया है? ICMR का। पिछली बार किसका किया था? PM किसान का। 2023 में रिपोर्टिंग was that a bot on the messaging platform Telegram was returning personal data of Indian citizen who registered with COVID-19 कोविन पोर्टल का भी। तो व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू डेटा गवर्नेंस इन इंडिया? अब अपने हाथों में पता है IT एक्ट है 2008 का। एग्जिस्टिंग प्राइवेसी प्रोविजन इन इंडिया हैज़ सम प्राइवेसी प्रोविजन इन प्लेस अंडर द IT एक्ट 2008। However, these provisions are largely specific to certain situations such as restriction on publishing the name of juvenile and rape victims in the media. प्राइवेसी प्रोविज़न इन इंडिया हैज़ सम प्राइवेसी प्रोविज़न, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्राइवेसी प्रोविज़न है उसमें कुछ प्राइवेसी प्रोविज़न है इन IT एक्ट 2008, लेकिन ये जो प्रोविज़न्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, जैसे कि आप जुवेनाइल और रेप विक्टिम के नाम को पब्लिश नहीं कर सकते हो। जस्टिस KS पुत्तास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2017, उन्होंने 2017 में एक 9 बेंच बच रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जस्टिस KS पुत्तास्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया यूनिवर्सली हेल्ड की इंडियंस हैव कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, और वो किसका पार्ट है? इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ विच फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 में। उसके बाद फिर BN श्री कृष्ण कमेटी बनी थी 2017 में, गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट फॉर डेटा प्रोटेक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस BN श्री कृष्ण। उसकी वजह से उनकी रिपोर्ट सबमिट की गई इन जुलाई 2018 अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल। रिपोर्ट हैव अ वाइड रेंज ऑफ रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन, जिससे कि हमारे इंडिया की प्राइवेसी लॉस मेंटेन हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोसेसिंग एंड कलेक्शन ऑफ डेटा,
कि जो भी डेटा है उसको कितना प्रोसेस करना है, कितना कलेक्ट करना है, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है, राइट टू बी फॉरगॉटन, डेटा लोकलाइजेशन, तो ये सब चीज़ें उसमें आ गई थी। फिर आता है हमारा आईटी, दैट इज़ इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021, आईटी रूल 2021। ये मैंडेट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टू एक्सरसाइज ग्रेटर डिलीजेंस विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। आपके प्लेटफॉर्म में जितना भी कंटेंट हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे प्रोटेक्ट करके रखो, तो प्लीज़ पे ग्रेटर डिलीजेंस। उसके बाद फिर डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 जिसने आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस कर दिया। आईटी एक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन ओनली टू प्रोटेक्ट द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड डिफाइन साइबर क्राइम ऑफेंसेज। इट डिड नॉट डील विद द न्यूएंसेस जो आजकल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है, तो उस पर साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप पे उसका कोई ध्यान नहीं था। नॉट डिड इट एड्रेस डेटा प्राइवेसी राइट। जो न्यू डिजिटल इंडिया एक्ट इज टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी बाय इंक्लूडिंग ज़्यादा इनोवेशन आता है और ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिंग द सिटीजन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सेफ्टी, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। जो नया The new Digital India Act envisages to act as a catalyst for the Indian economy by enabling more innovation, more startup, and at the same time protecting citizens of India in terms of safety, trust, and accountability. Uday has recommended using a masked Aadhaar that displays only the last four digits of the Aadhaar number, जिसकी वजह से प्राइवेसी और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो हमें प्राइवेसी की चाहिए, enhance privacy, enhance security, enhance ensure accountability. Aadhaar Act should be amended to reintroduce independent oversight through a high-powered entity review committee. Government should limit mandatory Aadhaar users to permissive purpose only. आप कुछ ही काम के लिए मैंडेटली आधार यूज़ करो, हर चीज़ में आधार मैंडेटरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। When आधार ऑथेंटिफिकेशन फेल, यूजर कैन फर्दर प्रोटेक्ट द आधार डेटा बाय लॉकिंग इट थ्रू द उदय वेबसाइट और मोबाइल ऐप। आप अपने आधार डेटा को लॉक कर सकते हो। रेंडिंग बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यूजलेस इवन इफ अनकम्प्रेस्ड, ठीक है। सो बेसिकली एक क्वेश्चन भी आया हुआ था यूपीएससी का, उसमें कहता आधार कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजन जिससे फॉर कैन बी या once issued आधार कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और omitted by the issuing authority. No, it can neither one nor not two, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधार प्लेटफॉर्म जो है ये सर्विस प्रोवाइडर को हेल्प करता है कि वो आप ऑथेंटिकेट कर लो द आइडेंटिटी ऑफ रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिकली इन अ वेरी सेफ क्विक मैनर, जिसकी वजह से सर्विस सेफ क्विक मैनर सर्विस डिलीवरी उसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाती है। आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये गवर्नमेंट ने भी कहा है उधर ने भी कहा है। However, has also published a set of contingencies जब आधार इशूड बाय इट इज़ ए लाइबल फॉर रिजेक्शन, जैसे कि एन आधार विद एक थोड़ा नंबर बायोट्रिक इन्फॉर्मेशन और मल्टीपल नेम्स इन अ सिंगल नेम कैन बी डीएक्टिवेटेड। आधार कैन ऑल्सो बी डेबिटेड अपॉन नॉन यूजेज ऑफ द सेम फॉर द 3 consecutive ईयर। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी एक पॉइंट था, इसमें पॉइंट ये था इट इज़ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये पब्लिक लेजर है, ठीक है, दैट सब लोग इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं बट विच नो सिंगल यूज़र, कोई एक सिंगल यूज़र कंट्रोल नहीं है इसमें, ओके। द सेक्टर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज दैट ऑल डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। इतना एक्सट्रीम कुछ नहीं हो सकता। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनी बडीज परमिशन, ओके। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर कैन बी डेवलप, हाँ ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा। इसके बाद हम ध्यान से देखते हैं, ये है शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल गोल्ड। ध्यान से पढ़ना। इन रिसेंट ईयर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, gold exchange traded fund, ETF, gold mutual fund and sovereign gold fund have become very popular over physical gold, which comes with its own challenges regarding its storage। भाई सेव करना है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, सेफ्टी नहीं है, चोरी हो जाएगा। हाउ इज गोल्ड लिंक विद इंडियन हाउस होल्ड, वेटेज ऑफ गोल्ड विद इंडियन। एज पर जेफरी रिपोर्ट 15.5% ऑफ टोटल इंडियन हाउस होल्ड एसेट्स मार्केट एंड गोल्ड है। जेफरी इज अ यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैपिटल मार्केट फ्रॉम प्रोवाइड इंसाइट एक्सपर्टाइज एंड एग्जीक्यूशन टू इन्वेस्टर कंपनीज एंड गवर्नमेंट इन अमेरिका। अमेरिका में हो गया, यूरोप में हो गया, मिडिल ईस्ट में हो गया, एशिया में हो गया, तो उन्होंने पूरी एक्सपर्टाइज इंसाइट दिया हुआ है एग्जीक्यूशन टू इन्वेस्टर कंपनीज एंड गवर्नमेंट इन अमेरिका, यूरोप। गोल्ड शेयर इज सेकेंड ओनली टू रियल एस्टेट विच अकाउंट फॉर 50.5%। सबसे पहले कौन आता है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के बाद कौन आता है, गोल्ड एस्टेट, ठीक है। तो गोल्ड शेयर, उसके बाद आता है, तीनों याद कर लो, सबसे पहले रियल, रियल के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद बैंक, बैंक के बाद इंश्योरेंस, प्रोविडेंट, पीएफ वाला हो गया, इक्विटीज़ एंड कैश मेक अप द रेस्ट। द क्वांटम म्यूचुअल फंड स्टडी कंक्लूडिंग दैट 10 to 15% ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन टू गोल्ड इज आइडियल फ्रॉम अ रिस्क रेटिंग perspective. It seems that Indians with their affinity for gold have got it right. 10 to 15% जो allocation allows investor to lower risk without impacting the overall portfolio return. Shift from physical to digital MNU.
ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, ट्रेडिशनल इंडियंस हैव सेल्ड इन गोल्ड बाय बाइंग अ स्मॉल ज्वेलरी और गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स विच आर लेटर कन्वर्टेड टू larger variables at opportune times like wedding or liquidated in times of uncertainty. जिनके bars and coins are very liquid, their purity is not always guaranteed. They have storage cost and come with issue of retailer markup and lower resale value. तो ये सब इसके साथ प्रॉब्लम है। ये समझ में आ गया। रिसेल वैल्यू है, स्टोरेज कॉस्ट है, रिटेलर मार्कअप का प्रॉब्लम है। बट विद चेंजिंग डेमोग्राफीज ग्रेटर एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। डेमोग्राफी चेंज हो रही होगी, बच्चा अगर सोच चेंज होगी जिसकी वजह से बैंकिंग फैसिलिटी में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, कंज्यूमर प्रेफरेंस इज स्लोली मूविंग फ्रॉम फिजिकल गोल्ड टू डिजिटल एवेन्यू, जिसकी वजह से गोल्ड exchange traded fund or sovereign gold fund as digital gold investment avenues in the country today are seeing growing acceptance. What are the digital avenues for gold investment? ये भी पॉइंट अच्छा है। गोल्ड ETF, ध्यान से देखना। गोल्ड ETF which aims to track the domestic physical gold price are passive investment instrument that are based on gold price and invest in gold bullion. तो बेसिकली जितनी गोल्ड की प्राइस है उसके बेसिस पे आप गोल्ड बुलियन पे इन्वेस्ट करते हो। गोल्ड ETF जो है दीज आर यूनिट रिप्रेजेंटिंग फिजिकल गोल्ड विच मे बी इन पेपर और डीमेटलाइज फॉर्म। वन गोल्ड ETF यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। आपको इन हाथ में आपके पास गोल्ड नहीं है कि उसकी प्योरिटी वो डिटरमाइन कर रहा है। सो दे कंबाइन द फ्लेक्सिबिलिटी जिसका स्टॉक इन्वेस्टमेंट का और गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सिंप्लिसिटी। स्टॉक इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी, गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सिंप्लिसिटी, दो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी दोनों चीज़ें आती हैं। देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इस पे। गोल्ड ETF हैव मच लोअर एक्सपेंसेस एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो लो एक्सपेंस जो खर्चा होता है स्टोरेज वगैरह का ये सब चीज़ें का वो कम होता है। कोई भी वेल टैक्स नहीं लगता है इस पर। नो वेल टैक्स, नो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के, नो वैट, नो सेल्स टैक्स लेवाइड ऑन ETF. There is no fear of threat as ETFs are very safe, very secure as unit held in demat account of the holder. The shift to digital gold. The number of investors in gold ETF has increased from 4.61 लाख जनवरी 2020 में, अभी कितने हो गए सितंबर 2023 में 48.6 लाख। गोल्ड म्यूचुअल फंड ये प्रोफेशनली मैनेज फंड होते हैं दैट फंक्शन बाय पूलिंग मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, सबका मनी लेके आप इन्वेस्ट करते हो इन अ वैरायटी ऑफ गोल्ड रिलेटेड, जैसे कि गोल्ड माइनिंग में, गोल्ड बुलियन में, माइनिंग कंपनीज में। गोल्ड ETF की तरह दे अलाउ इन्वेस्टर्स एक्सपोजर टू द गोल्ड मार्केट विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड। सॉवरेन गोल्ड फोल्ड क्या होता है, गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? जो पहला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम था वो लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट इन नवंबर 2015 अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसको ऑब्जेक्टिव था कि फिजिकल गोल्ड पे डिमांड जो है कम की जाए और शिफ्ट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग यूज फॉर द परचेज गोल्ड इन द फाइनेंशियल सेविंग। उसने कहा कि आप जो सेविंग करके आप फिजिकल गोल्ड का रखते हो आप उसे फाइनेंशियल सेविंग में करो, तो शिफ्ट करो, ठीक है। चूँकि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो फिर घर जाके रख लेते हो तो वो री इन्वेस्ट नहीं हो पाता है, मार्केट में पैसा नहीं आता है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बेसिकली की डिटेल्स ऐप में इशुएंस जो है RBI इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सेल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। टेन्योर जो होता है फॉर पीरियड ऑफ 8 years विद एन ऑप्शन ऑफ प्री मैच्योर रिडम्पशन आफ्टर 5th year। मैक्सिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट विल बी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन शैल बी 4 kg फॉर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर Hindu undivided family, 20 kg for trust and similar entities for per fiscal years. In case of joint holding, the investment limit of 4 kg will be applied to the first applicant only. जो price है so will be fixed in Indian rupee on the basis of simple average of the closing price of gold of 999 purity published by the Indian Bullion and Jewelers Association of India. Sovereign gold bond can be used as a collateral for लोन। क्या लोन के लिए लगा सकते हैं? येस। द इंटरेस्ट ऑन SGB शैल बी टैक्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन रिडम्पशन ऑफ to individual is exempted. Investor will be compensated at a fixed rate of 2.5% per annum payable semi-annually on the nominal value. A sovereign gold bond shall be eligible for trading. So basically, sovereign gold bonds obtained by banks through the pledge process व्हाट इज़ एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है बेसिकली क्या है,
Next topic, rising scientific misconduct in India. According to a survey by Indian Research Watchdog, the escalating number of retraction in Indian research raising substantial concern relating to scientific misconduct in India. अब ये scientific misconduct होता क्या है? As a deviation from the accepted standard of scientific research study and publication ethics. जो भी क्या होता है कि कैसे रिसर्च करनी है, कैसे स्टडी करनी है, कैसे पब्लिश करना है, तो इट हैज़ टू फॉलो सर्टेन कोड ऑफ एथिक्स. तो अगर आप उसको एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से आप डिविएट करते हो तो साइंटिफिक मिसकंडक्ट होता है. कैन बी मैनी फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट सच एज आप प्लेगरिज्म कर रहे हो, मिसकंडक्ट इन्वॉल्विंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, फ्रॉड. रिट्रैक्शन अगर जब पब्लिश पेपर्स आर विड्रॉन फ्रॉम द साइंटिफिक लिटरेचर ड्यू टू वेरियस रीजन इंक्लूडिंग मिस्टेक, डेटा फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म एंड अदर फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट. व्हेन द result of a scientific investigation are reported without giving credit to the principal investigators whose work has been involved. Scientific fraud where authors create an article with fabricated image or data which is then submitted to a peer review publication without approval from an independent oversight board. What are the statistics of scientific misconduct in India? Retraction from India have increased high time in between 2020 से 2022. What the number? The primary reason for retraction is identified as misconduct, जहाँ पे ऑथर्स नोइंगली इंगेज करते हैं इन अनएथिकल प्रैक्टिस. ठीक है. क्वालिटी डिक्लाइन इंडिकेटर्स हैं. The ratio of research output to retraction is used as a proxy for quality, revealing an alarming drop in India, almost having the ratio. This indicates a potential decline in overall quality of research. तो बेसिकली हमारे यहाँ रिसर्च की क्वालिटी ड्रॉप हो रही है. Engineering see a significant increase, accounting for almost 48% of all retraction, up from 36. Additionally, the humanities experience an enormous growth. Reason for rise in scientific misconduct: a little more than half of the respondents believe that university ranking parameters are behind the rise. Another 35% attribute it to unethical researchers, while 10% pointed to the minimum action taken when an allegation is reported or when an offender is caught. Additional factors contributing to the rise in retraction include the compulsory publication requirement for PhD student institute हो जाता है, potentially leading to low quality publication. ऐसे PhD के जितने भी publication हैं बहुत ही low quality in the publication of PhD journal. Urgent call to the data is presented as an urgent call to action, emphasizing the need for to scrutinize. क्या scrutinize करना है? Research malpractice in Indian academy. ठीक है. Indian academics में research malpractice हो रही है तो we need to scrutinize it. The potential consequences on both research and teaching are highlighted, urging immediate intervention to prevent the production of substandard और bogus research. तो research कैसी चल रही है? Substandard and bogus. What are the ethical implications of scientific misconduct? पहले तो long term consequences हैं कुछ. Scientific misconduct regardless of it. तो basically क्या है? Scientific misconduct. Scientific misconduct से basically क्या हो रहा है? Wait a second. अर्जेंट कॉल टू स्क्रूटनाइज करना चाहिए. अब इसका जो ये साइंटिफिक मिसकंडक्ट का एथिकल क्या है? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज साइंटिफिक मिसकंडक्ट का होता रहेगा. कहना है फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज स्पेशली व्हेन इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स एंड फिल्टर इन्वॉल्व. अगर इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स है तो उनकी इमेज गई. ब्रीच ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी. साइंटिफिक मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग प्लेगरिज्म, जहाँ पे आप डाटा को फैब्रिकेट करते हो, मैनिपुलेशन करते हो. दीज आर सीरियस ब्रीच ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक इंटीग्रिटी. It undermines the foundation of honest and transparent scholarly inquiry. ट्रस्ट. अनएथिकल प्रैक्टिस इरोड द ट्रस्टवर्दीनेस. जो भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स है उसकी भरोसा ही नहीं करेगा. ट्रस्टवर्दीनेस ही नहीं है, वर्दी ही नहीं है, वर्दी ही नहीं है टू बी ट्रस्टेड, डिमिनिशिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च. दिस नॉट ओनली अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल रिसर्चर बट ऑल्सो टार्निशेस द इमेज ऑफ द एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी. तो एक इंसान तो कर रहा है लेकिन उसकी धज्जियाँ और उसके छिट्टे सब पे आ रहे हैं. Compromise quality and academic rigor. The alarming drop in the ratio of research output to retraction signifies compromised quality. तो क्वालिटी भी क्या हो रही है? नीचे जा रही है. This compromised academic rigor hindering the progress and advancement of knowledge. In response to the absence of institutional effort, some scientists have taken it upon themselves to scrutinize collaborative work, distinguishing between credible and flawed research to avoid tarnishing all their work. लेकिन एक ब्रॉडर रीवैल्यूएशन है नेसेसरी, पर्टिकुलर अमंग द इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इनसाइड. अगर वो सब लोग बैठ के आकर आपस में बात करेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे, द हेडलाइन नोशन दैट साइंस इज इनेंटली रिगरस एंड सेल्फ करेक्टिंग नीड्स टू बी रिवाइज. Recognizing its complementary and need for enhanced method and norm. This requires incorporating technology and incentive to promote. Promote what? Continuous self-assessment करो, improvement करो, making a standard practice and then respond to special circumstances.
स्टेटस ऑफ इंडियन स्मार्ट सिटी मिशन, वो वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन लेटेस्ट डेटा आया था 3 नवंबर 2023 में, इनसाइड इन द स्टेटस ऑफ इंडियन स्मार्ट सिटी मिशन विद द मिशन डेडलाइन अप्रोचिंग जून 2024। सबको पता है स्मार्ट सिटी का एनालिसिस होगा टॉप परफॉर्मिंग सिटीज माइलस्टोन इन फाइनेंशियल माइलस्टोन रीजनल वेरिएशन। तो ये बेसिकली कुछ रिपोर्ट आई है। लैंडिंग सिटीज इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, सूरत that is Gujarat emerged as the top performing city leading in the completion of project fund utilization and overall criteria। तो टॉप परफॉर्मिंग सिटी कौन सी है? सूरत। सबसे जल्दी यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, फंड प्रॉपर्ली यूटिलाइज हुआ है। आगरा, उत्तर प्रदेश, यूपी, अहमदाबाद में गुजरात में अहमदाबाद, यूपी में वाराणसी एंड भोपाल। दे सिक्योर पोजीशन इन टॉप 5 शोर का कमेंडेबल प्रोग्रेस। तो बेसिकली सूरत हो गया, आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, वाराणसी एंड भोपाल। कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी आपकी 2 सिटीज़ आ गई हैं। रेस्ट ऑफ टॉप 10 इंक्लूड टुमाकुरू कर्नाटका, उदयपुर राजस्थान, मदुरई में वैसा काम चल रहा है, कोटा राजस्थान, शिवमोगा कर्नाटका। तो कर्नाटका में ही 2 हैं, एक टुमाकुरू और शिवमोगा। यूटीज एंड सिटीजन एंड इन द बॉटम 10 रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बॉटम 10 सिटीज़ आर कावरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में, शिलोंग मेघालय, दीव गुवाहाटी एंड असम, एजावल मिज़ोरम में है, गैंगटॉक सिक्किम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। तो बेसिकली इन सब में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी है। 100 सिटी बिल्डर्स लोअर पॉपुलेशन स्मॉलर सिटी तो कैपेसिटी कर चुके हैं। कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, द नीड फॉर टेलर स्ट्रैटेजी। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की है यू हैव टू टेलर इट टू एड्रेस द यूनिक चैलेंज फेस बाय, ठीक है। ओवरऑल प्रोजेक्ट लैंडस्केप आता है की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन बेसिकली 2015 में लॉन्च किया था। सेंट्रली सोचते इसके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के अंदर है। कौन इसको करता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल एट सिटी लेवल। जून 2023 तक है इसकी डेडलाइन, एक्चुअली 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई थी। 100 सिटी है स्मार्ट सिटी। 6 फंडामेंटल क्या है? सिटीजन जो है कोर है, मोर फ्रॉम लेस, ठीक है। हु आर द कोर सिटीजन? तो बहुत कम से हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना है। फर्टिलाइजर कैसे कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव करना है। इंटीग्रेशन होना चाहिए, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एज अ मीन नॉट द गोल, कन्वर्जेंस। तो हम बेसिकली किस पे काम कर रहे हैं? ई गवर्नेंस और सिटीजन सर्विस पे, जहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ग्रीवेंस रिटर्स करेंगे, प्रॉपर्ली इलेक्ट्रॉनिकली सारी सर्विस की डिलीवरी करेंगे, सिटीजन एंगेज करेंगे। सिटीजन सिटी आईज एंड ईयर, सिटीजन कौन होते हैं? सिटी के आई एंड ईयर। तो सब जगह आँख नाक कान रखे रहेंगे और बताएंगे। वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग, कोई भी क्राइम होता है उसे वीडियो मॉनिटर करते हैं, ठीक है। टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्मार्ट पार्किंग होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, स्मार्ट मीटर्स मैनेजमेंट, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। मीटर मैनेजमेंट, स्मार्ट मीटर लगाओ, लीकेज आइडेंटिफाई करो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करो, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करो। चैलेंजेस क्या है? फाइनेंस प्रॉपर्ली मैनेजमेंट, डिफिकल्टी आप पहले तो फंड को मोबिलाइज करने में प्रॉब्लम, उसके बाद फिर उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको एफिशिएंटली यूज़ करना। तो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, रोड बहुत कंजेस्टेड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिक्लाइन हो रहा है, पॉलिसी इशूज़ हैं, जैसे हिंडर्स इन गेटिंग इन्वॉल्वमेंट, क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, डेटा प्राइवेसी इशू है, सिक्योरिटी इशू है, लैक ऑफ सेंटर स्टेट उनमें कोऑपरेटिव एंड और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तो कोई बात ही नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो बेसिकली हमें डिसेंट्रलाइज करना चलेगा प्लानिंग एट म्यूनिसिपल एंड स्टेट लेवल फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसी इशूज़ जैसे कि रेड टैपिज्म हो गया, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गए, इनको ध्यान रखो, इनको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर बेट, अगर तीनों चीज़ आपस में करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बेटर हो पाएगा और नई नई टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अप्रोच करना चाहिए इंडिकेटर, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट, किसका? ट्रांसपोर्टेशन का भी हो, एनर्जी का भी हो, हाउस का भी हो, सिटीजन एंगेजमेंट को प्रमोट करो। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। नेशनल सीड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली आओ सूमी नागा कम्युनिटी, नागालैंड की दोनों के नाम याद कर लो, दोनों कम्युनिटी की, आओ सूमी नागा, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस पास डाउन थ्रू जनरेशन दैट इज ट्रेडिशनल सीड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिस प्रिजर्विंग सीड फॉर सक्सेसफुल हार्वेस्ट फॉर सक्सेसफुल साइकिल। तो पिछले वाले हार्वेस्ट जो भी सीड होती है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। ट्रेडिशनली एग्रेरियन द आओ एंड शिमू नागा सूमी नागा कम्युनिटी सेक्रेट झूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सीड प्रिजर्वेशन रेफर टू द इंटेंशनल एक्ट ऑफ स्टोरिंग सीड फ्रॉम प्लांट फॉर परचेज, जिसमें से आप कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, मेंटेन करते हो सीड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन टू एंश्योर देयर viability and ability to generate when planted. The goal of seed preservation is to safeguard genetic diversity, maintain रहे प्लांट स्पीसीज को कंजर्व करो और एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बने। तो ध्यान से देखना, जेनेटिक डाइवर्सिटी
डाइवर्स डाइवर्स टाइप के जीन्स हो तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, प्लांट स्पीसीज़ को आप प्रोटेक्ट कंजर्व करके रख सकते हो और आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है. What are Nagaland Aus and Suminagar community? The Ao Naga tribe predominantly reside in Nagaland, Mokokchung district, stretching from Diku Valley to Desai Valley. Believed to have originated from Southeast Asian countries like Indonesia, Malaysia, and India, Ao Nagas are part of the Naga tribe descending from Mongoloid dynasty. Within the Ao tribe, two races group है, एक है Mongshan and Chongli. Aos became the first Naga जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करी थी और वेस्टर्न एजुकेशन को भी पढ़ा था. Shuminaga people are another indigenous community in Nagaland में known for their very unique culture practice and a very strong agriculture heritage. They celebrate very special like Tuluni, Ahuna, Sukani, often centered around the agriculture cycle जैसे कि एग्रीकल्चर की जैसे करो तो वैसे मेंटेन करते हैं. Accompanied by traditional dance, song, feast similar to Savanaga. Shuminaga traditionally practice Juma cultivation crops such as rice, millet, bean, lentil, pepper, tobacco. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको लोकली जोम कहते हैं. वाइडली प्रैक्टिस होता है system of crop cultivation among the indigenous communities of northeast India. The practice also known as slash and burn is when farmers clear land by slashing vegetation, burning forest and woodland to create clear land for agriculture purpose. This proposes a very easy and very fast method of the preparation of the land for agriculture. The bush and weed can be removed very easily. जो burning of waste होता है material provide needed nutrient for the cultivation. It gives family is food, fodder, fuel, livelihood and is closely linked to their identity. Because the cutting of forests and trees, this practice leads to soil erosion and may also affect the course of river. So this is a problem. Motorable road to Amarnath Cave Shrine. The BRO has completed the construction of the motorable road that connects the Amarnath Cave Shrine in Kashmir's Leader Valley. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अमरनाथ के गुफा के बारे में सबको पता है. कहाँ पर है? कश्मीर में. कौन से वैली में? लीडर वैली में. विद द Baltal base camp, making the pilgrimage more accessible and comfortable for the devotee. The milestone resulted from the successful upgrade of the Baltal road, a feat accomplished through the continuous effort of the project Beacon. तो किस प्रोजेक्ट के अंदर बीआरओ ने कंप्लीट किया? प्रोजेक्ट बीकन. प्रोजेक्ट बीकन ये बीआरओ का ओल्ड सेंटर ट्रैकिंग है. 1960 में शुरू हुआ था. इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में. बीकन करंटली टेक्स केयर ऑफ द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलप बनाता है एंड मेंटेनेंस इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कश्मीर. What are the key facts regarding Amarnath Cave? Amarnath mountain features a cave known as our family known as Amarnath Cave. This cave is the location of the Amarnath temple. एक significant Hindu situated in Pahalgam, तहसील of Jammu Kashmir, Anantnag district. कौन सा तहसील? पहलगाम. The shrine is perched at an altitude of 3,800 meter. Challenging nature of pilgrimage. Amarnath peak, a part of the Himalayas, is a mountain with a peak elevation of 5,096 meter in the Gandarbal district of Jammu and Kashmir in the vicinity of Shunamag. Amarnath रहता है एक annual pilgrimage to the Amarnath cave where devotees pay homage to an ice stalagmite believed to be the lingam of Lord Shiva. ठीक है, तो इसे हमने पढ़ा ही होगा. स्टैलगमाइट क्या होता है? एक होता है स्टैलेक्टाइट, एक होता है स्टैलगमाइट जो ग्राउंड से निकलता है. द लाइमस्टोन बेसिकली आइस का है तो लाइमस्टोन नहीं बोल सकते इसमें. द आइस स्टैलेगमाइट फॉर्म्स एवरी ईयर ड्यूरिंग द समर मंथ and reaches maximum size in July and August. The thousands of Hindu devotees make an annual pilgrimage to the cave. Traditional access route. Pilgrims historically approach the shrine via two routes, एक पहलगांव, एक सोनारमार्ग, both located in the Leader Valley. Each pilgrim also challenges through demarcating terrain. Pilgrims also had an option to use chopper service from Baltal to Panchsari, located 6 km from the. However, ecological concern led to a discontinuation of service directly to the shrine. रैपिड फायर कुछ क्वेश्चन है. आईना डैशबोर्ड है किसके लिए? सिटी के लिए. मिस्ट्री किसने किया? आईना. कहाँ पे होता है? हाउस में. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन लॉन्च द आईना डैशबोर्ड सिटी फॉर ऑफरिंग अर्बन लोकल बॉडीज अ प्लेटफॉर्म टू वॉलंटरी सबमिट की डेटा. आईना एम टू हेल्प सिटीज एक्सेस देयर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर्स जिस अगर आप एक्सेस कर पाओ परफॉर्म की अपनी कंपेयर कर पाओ जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी एंड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा. डैशबोर्ड कैटेगरी डेटा इनटू 5 प्लेस. पहले तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम कर रहे हो, फाइनेंस में प्लानिंग बढ़िया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है कि नहीं, बेसिक सर्विस को डिलीवर कर रहे हो कि नहीं. तो पांचों प्लेयर है. तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फंड्स फाइनेंस हो गया, प्लानिंग हो गया. तो पीपी 2 हो गया. ठीक है, एक फाइनेंस हो गया, एक सिटीजन सेंट्रिक हो गया. अर्बन लोकल बॉडीज विद रेगुलरली सबमिट डेटा इंक्लूडिंग ऑडिट अकाउंट हो गया. Self reported performance metric. INA is envisaged as a permanent platform for the urban local body related data, a comprehensive database of key performance metrics. With active urban local bodies cooperation, the dashboard aims to become a public resource allowing stakeholders to access and utilize the collected data. Jaglossus attenborough. Recently, scientists have discovered that Jaglossus attenborough, a long-beaked echidna named after the naturalist David Attenborough इन इंडोनेशिया पापुआ रीजन. तो इंडोनेशिया के कौन से रीजन है? पापुआ रीजन में. ठीक है,
एक लॉन्ग बिग एकिडना है, उसका नाम रखा गया है जैगलोसिस एडिनबरो। किसके ऊपर है? डेविड एटनबरो के ऊपर। एकिडना जो है कौन से ग्रुप के हैं? मोनोट्रीम ग्रुप के। यूनिक मैमल लेइंग एग, क्या करते हैं? बर्थ देते हैं कि एग? ये मैमल है लेकिन अंडे देते हैं। ऑल्सो नोन एज स्पाइनी एंटीटर, दे शॉर्ट शार्प स्पाइन्स ऑन देयर बॉडीज एंड प्राइमरी फीड ऑन एंट एंड टर्माइट। एकिडना पर्टिकुलर जैगलोसिस एडिनबरो आर नॉक्टर्नल एंड शाई, नॉक्टर्नल होता है, मेकिंग द डिस्कवरी वेरी चैलेंजिंग। दिस स्पाइसेस वाज कन्फाइंड टू द रिमोट साइक्लोपस माउंटेन। आयुसन के हिसाब से दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइड के हिसाब से दे आर इन अपेंडिक्स 2। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे बेसिकली 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के दिन से सेलिब्रेट किया जाता है। कोजिंग द बर्थडे ऑफ सर फ्रेडरिक बैंटिंग, ही इज द को डिस्कवर ऑफ इंसुलिन इन 1920 अलॉन्गसाइड चार्ल्स बेस्ट। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 1991 से शुरू किया गया, रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीजिंग हेल्थ थ्रेट टू डायबिटीज़ सर्विस बाय द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एंड द WHO। इन 2006 में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे अटेन ऑफिशियल रिकॉग्निशन ह्यूमैनिटी थ्रू adoption of UN Resolution 6125. World Diabetes Day campaign strives to be the primary platform for promoting IDF advocacy initiative throughout the entire year. ब्लू सर्कल लोगो का अडॉप्ट किया गया था 2007 में। रिकॉग्नाइज द सिंबल फॉर डायबिटीज़ अवेयरनेस। कौन सा लोगो है? ब्लू सर्कल लोगो। कौन सा लोगो है? ब्लू सर्कल लोगो। कब अडॉप्ट किया गया? 2007 में। रिकॉग्नाइज एज द सिंबल फॉर डायबिटीज़ अवेयरनेस। Birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Every year 14 November Children's Day is observed to pay homage to the first Prime Minister of India, independent India. Chacha Nehru, as Jawaharlal Nehru was affectionately known, and was renowned for highlighting the significance of expressing love and care towards children. Following this passing, it was collectively agreed to commemorate this birthday Bal Divas. Okay, basically this article is completed. Thank you very much.